नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र जोशी आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास नंबर 19 है और इस क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो वर्ण विचार या वर्णमाला। दोस्तों, वास्तव में वर्ण क्या है? वर्ण विचार के अंतर्गत हम सबसे पहले वर्ण जो आपका लेटर होता है, फिर वर्णमाला, स्वर, स्वर के भेद, व्यंजन, व्यंजन के भेद, अयोगवाह, अयोगवाह के भेद, अनुस्वार, अनुनासिका में अंतर और उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। वास्तव में दोस्तों जो है, ध्वनि का सामान्य अर्थ क्या होता है? आवाज़, मतलब साउंड ही ध्वनि है। जैसे हम बात कर सकते हैं ध्वनि कैसी हो सकती है। मान लीजिए पंखा जो चलता है उसकी आवाज़ की ध्वनि, पक्षियों के चहकने की ध्वनि, साइकिल की घंटी की ध्वनि, ये जो सब क्या है, ध्वनि के एक रूप है। तो हम जो बात करने जा रहे हैं वो व्याकरण में जो ध्वनि होती है उसकी बात कर रहे हैं। तो व्याकरण में ध्वनि का अर्थ क्या है दोस्तों? वर्ण, लेटर। लेटर जो है यही साउंड है, किसमें? व्याकरण की दृष्टि से वर्ण को ही ध्वनि माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसमें जो गणेश शब्द है इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? तो एक ग है, एक अ है, ण है, ए है, श है और अ है। अब दोस्तों इसमें क्या होता है कि ये जो वर्ण है, मान लीजिए एक शब्द लिखा आपने गणेश, इसको एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा जाता है ऐसा प्रश्न। तो अब ग जो है, ग जब पूरा कंप्लीट होगा तो ये क्या है? हलंत है प्लस अ। ग में अ की मात्रा तो ग बना, इसे ण में ए की मात्रा तो क्या बना? णे बना, और श में अ की मात्रा तो श बना। तो गणेश शब्द ऐसे कई बार आपको डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, एग्जाम में लिखे रहते हैं विकल्प, और उसमें से गणेश के लिए क्या सही लिखा है तो आपको पहचानना रहता है। ऐसे उत्सव, उत्सव में क्या होता है? ऊ है, फिर आधा त है तो आधा त पूरा, ऐसे ही फिर स पूरा है तो स आधा प्लस अ, ऐसे व पूरा है तो व आधा प्लस अ। ये हलंत नीचे अगर किसी के पीछे नीचे लगा है इसका मतलब होता है आधा। वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती। वर्ण मतलब क्या है? ऐसा साउंड जिसके अलग, मतलब उससे छोटा कोई पार्ट नहीं होता है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अ आ इ ई, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ऋषि एड़ी ऐनक ओखली औरत अंगूर अमह, ऐसे क ख ग से लेकर छत्रक ज्ञ तक जब चलेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब वर्णमाला में भी कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं जो आगत ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ मतलब मूलतः हिंदी में नहीं है, यह बाहर से आई, जैसे आ, ज और फ। ये ऐसे साउंड है जो हिंदी भाषा में दूसरी भाषा से आए हैं। हिंदी में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। कितने लेटर हैं? जैसे इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट उसमें 26 है और हिंदी में कितने? 52 हैं। अब वर्ण के जो भेद किए गए हैं दोस्तों वो दो प्रकार से हैं हिंदी वर्णमाला में। एक तो स्वर, स्वर वर्ण होता है, एक व्यंजन वर्ण होता है। अब स्वर जो होते हैं, स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकल जाती है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर निकल जाती या निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जा सकता है। मतलब अ जो है इसको हम पढ़ सकते हैं बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, जबकि व्यंजन में क्या होता है? स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं जिनकी हम बात करते हैं। अ आ ई उ ऊ ऋषि एड़ी ऐनक ओखली औरत। ये मूलतः, इसके अलावा प्लस दो अम अह जिसको हम बोलते हैं अंगूर अम अह, ऐसे करके उच्चारण में जो है 11 और टोटल हम कितने लिखते हैं? 13। फिर स्वर के जो भेद हैं, स्वर के भेद दोस्तों कौन कौन से? 3 प्रकार के स्वर के भेद हैं। एक होता ह्रस्व, ह्रस्व स्वर मतलब छोटा, छोटा स्वर जो बिल्कुल आसानी से बहुत जल्दी बोल देते हैं। दीर्घ स्वर जिसके उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है।
और तीसरा है प्लूत स्वर। प्लूत स्वर जो है ये मूलतः संस्कृत में उच्चारित होते हैं, संस्कृत में उच्चारित होते हैं, और इनका जो उच्चारण करने में समय लगता है ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है। अब बात करते हैं हम ह्रस्व स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये कौन से? ये 4 हैं। इनके 4 प्रकार जैसे अ, ई, उ और ऋषि। ये क्या है? आपके ह्रस्व स्वर हैं जिनका उच्चारण काफ़ी आसानी से और बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे ही आपका आता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर कितने हैं? जो बचे 7 आपके, जैसे आ, ई, उ, ए, ओ, औ, ऐसे करके आपके 7 जो हैं दीर्घ स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। ऐसे ही फिर तीसरा आता है प्लूत स्वर। ये जो है इन स्वरों में उच्चारण ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, उन्हें प्लूत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण प्लूत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है। मतलब सामान्य भाषा में जैसे ओम, भैया, काका, ऐसे करके जो साउंड आते हैं उनके पीछे अंक 3 लिखा रहता है। ये प्लूत स्वर है। अब उसके बाद स्वरों की जो मात्रा है दोस्तों, मात्रा जो है स्वरों की निश्चित चिन्हों की मात्रा कहते हैं। अब जैसे अ की मात्रा, आ की मात्रा सेम एक ही है। फिर बात करते हैं व्यंजन की दोस्तों। व्यंजन के भेद: जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है अथवा हवा जो वायु है कंठ से निकलकर मुंह में रुककर बाहर आए उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूलतः हिंदी में 33 व्यंजन है। मतलब इसको क्या है, जब जैसे मतलब क बोला तो क प्लस अ, जैसे यहाँ पे हमने बात की थी गणेश लिखा था तो क प्लस अ मिलकर जो है आपका क का साउंड आएगा। तो ये जो है क्या है? व्यंजन वर्ण है। व्यंजन के जो भेद है दोस्तों वो हैं 3 मुख्य भेद। एक होता है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब बात करते हैं सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा या वायु कंठ, तालु, मूर्धा, दांत और ओठ का स्पर्श करके मुख से बाहर निकलती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन मतलब जो आपका टंग है, जबान है, उसके अलावा आपका जो तालु है, होठ है, मतलब पूरा पूरा मुंह से स्पर्श करके जो साउंड बाहर आए उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और इनकी संख्या क्या है? 25। क से लेके म तक, क ख ग च छ झ, ऐसे करके क से लेके म तक के जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सब स्पर्श व्यंजन हैं। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में या 5 भागों में बांटा गया है जिसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला क वर्ग, तो क ख ग घ और ड, ऐसे करके 5। ऐसे फिर आपका च वर्ग में मतलब च की लाइन में च छ ज झ ण, फिर ट ठ ढ ढ ण। इसके बाद फिर अगला आता है आपका त वर्ग। त वर्ग में त थ द ध न। ऐसे ही प वर्ग है, प फ ब भ म। तो ये क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य होता है, मतलब इन दोनों के बीच की इसमें समय लगता है, स्वर और व्यंजन के बीच का मध्य होता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन 4 है: य, र, ल और व। य, र, ल, व क्या है? अंतस्थ व्यंजन। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है या है। तो य, र, ल, व को छोड़कर जो भी व्यंजन आएंगे वो अंतस्थ व्यंजन में शामिल नहीं होंगे। फिर इसके बाद दोस्तों अगला आता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा या गर्माहट पैदा करती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन मतलब जो बिल्कुल रगड़ाते हुए वर्ण बाहर निकलते हैं। और ऊष्म व्यंजन में स, श, स और ह, ये 4 जो हैं ऊष्म व्यंजन हैं। और इसमें आपको क्या ध्यान रखना है? स शक्कर का, स षटकोण का, स सरोते का और ह हल का, ये चारों
ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। दोस्तों अगला आता है अयोगवाह। अयोगवाह, अयोगवाह का अर्थ है अ के योग से जो अर्थ वहन करते हैं, मतलब बिना आ के इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। किसी स्वर के योग से जो सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह शब्द क्या होता है या वर्ण क्या होता है, जैसे अंगार, तो अंगार में, प्रातः में, फिर ऐसे अंधेरा में, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका किसका साउंड आ रहा है, स्वर का। तो स्वर के बिना इनका उच्चारण संभव नहीं है। अयोगवाह स्वर तथा व्यंजन के साथ लगते हैं, मतलब अयोगवाह स्वर का उपयोग किसके साथ होता है, व्यंजन वर्ण के साथ। और यह दो प्रकार के होते हैं, एक तो अनुस्वार और एक विसर्ग। अनुस्वार अनुस्वार और विसर्ग जो है ये क्या है, अयोगवाह है, जिसको हम स्वर में लिखने में लिखते हैं। तो अयोगवाह दो स्वर हैं, एक तो है अनुस्वार। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बिंदु, ऊपर एक बिंदु लगा दे तो ये क्या होता है, अनुस्वार। जैसे बात करते हैं हम हंस, अंश, कंस आदि, ये क्या है, ऊपर जो बिंदु लगा है ये अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है, हंस, अंश, कंस ऐसे। फिर ऐसे विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह क्या है, पीछे दो बिंदु, इसको बोलते हैं विसर्ग। और विसर्ग जैसे प्रातः, नमः, अंतः, करण, इस तरह से विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। मतलब ये जो इसको प्रातः विसर्ग का साउंड के साथ उच्चारण करते तो ह वाला। फिर आता है आपका अनुनासिक। दोस्तों अनुनासिक जो है, अनुनासिक का चिन्ह क्या है, चंद्र बिंदु, अर्ध चंद्र बिंदु जिसको हम कहते हैं, अनुनासिक का है। अब अनुनासिक में से इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं और एक अर्ध चंद्र बिंदु भी होता है। आँख, गांव, सांप। तो अनुनासिक का अर्थ है नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि। अनुनासिक मतलब क्या, नाक के पीछे, नाक मतलब नोज, नाक के पीछे से आने वाली ध्वनि को अनुनासिक कहते हैं, जैसे माँ। फिर आता है अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह से किया जाता है। मतलब जो अनुनासिक होते हैं इनका जो उच्चारण होता है दोस्तों, नाक और मुंह से किया जाता है। शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा मतलब जो हम माथा बांधते हैं ना, उसके ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। चांद, गांव, आँख। जब शिरोरेखा पर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु की जगह मात्रा लगा दिया। जैसे चंद्र बिंदु की जगह क्या होता है, मात्रा के बाद एक बिंदु लगा, जैसे हे, में, कहीं आदि। मतलब पूरा चंद्र बिंदु ना लगा के क्या कर देते, केवल एक डॉट लगा देते, बिंदु लगा देते मात्रा के बगल में। अनुस्वार और अनुनासिका में अंतर। दोस्तों अनुस्वार और अनुनासिका क्या होता है, अनुस्वार और अनुनासिका के उच्चारण में भिन्नता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिका के उच्चारण के समय वायु नाक और मुंह दोनों से निकलती है। जैसे हंस, हंसना, हंस, अंश, कंस आदि उच्चारण करते समय वायु नाक से निकल रही, जबकि आँख, पाँव, हंसना आदि का अगर उच्चारण करते समय वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। फिर आता है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 संयुक्त व्यंजन हैं। कितने संयुक्त व्यंजन हैं, 4 संयुक्त व्यंजन हैं जो 2 व्यंजन वर्ण से मिलकर बने हैं। जैसे क्षत्रिय का क और श से मिलकर बना है। फिर आपका त्र जो है त और र से मिलकर बना है। फिर उसके बाद ज्ञानी का ज और न से मिलकर बना है। श्र जो है श और र से मिलकर बना। दोस्तों ये आपको चारों ध्यान भी रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। जैसे क्षत्रिय, तो ये किससे मिलकर बना है, क और श से मिलकर बना है। ऐसे त्र त और र से मिलकर बना है। ज्ञ ज और न से मिलकर बना है। और श्र जो है श और र से। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई शब्द लिख दिया जाए ज्ञान, तो इसको क्या करेंगे, इसका शब्द होगा ज प्लस ण प्लस अ प्लस न प्लस अ, ऐसे करके इसको लिखेंगे। मतलब ज्ञानी के लिए हम जब इसको बिल्कुल सूक्ष्मतम रूप में तोड़ेंगे वर्ण को, तो ज प्लस ण। ऐसे श्र के लिए श प्लस र, जैसे श्री, तो श्री को अगर लिखना है तो क्या लिखेगा,
प्लस र प्लस ई, तो श्री होगा आपका। फिर अगला जो आता है दोस्तों द्वित व्यंजन, एक ही प्रकार के स्वर रहित एवं स्वर युक्त व्यंजन जब एक साथ उच्चारित क्रियाएं या बोले जाते हैं तब उन्हें द्वित व्यंजन कहते हैं। द्वित व्यंजन मतलब डबल लगाते ना, जैसे ऐसे गणना, जहाज, इस टाइप से। पत्ता, अब देखिए जैसे यहाँ पे द्वित व्यंजन, न प्लस न तो ये गन्ना, त प्लस त पत्ता, ल प्लस ल दिल्ली, क प्लस क छक्का। इस तरह से जो शब्द होते हैं वो द्वित व्यंजन, ऐसे बच्चा तो बीच में डबल हो गया। अब र के रूप में जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उस व्यंजन के ऊपर रेफ के रूप में लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो तो र उसके ऊपर, जैसे मान लीजिए पर्व है तो पर्व, तो यहाँ पे क्या हो गया, र जो है इसको हम रकार में या रेफ के रूप में ऊपर लगा देते हैं। ऐसे गर्व है, पर्व है, और भी कोई शब्द हो सकते हैं। ऐसे ही तर्क, तर्क में, ऐसे कर्म में, धर्म में, ये सब क्या रेफ किस आधार पर लगाया गया है, इसको एक बार और देख लेते हैं कि जब स्वर रहित, स्वर रहित मतलब यहाँ पे स्वर नहीं है, स्वर रहित र के बाद स्वर सहित व्यंजन हो, अब वह है, अब वह में अ छुपा हुआ, तो ये र जो है इसमें रेफ में या रकार में बदल दिया जाएगा। फिर दोस्तों स्वर रहित र का संयोग जब उसके पूर्व आए किसी स्वर रहित व्यंजन से होता है तो र पदेन के रूप में ऑब्लिक उस व्यंजन से जुड़ जाता है। जैसे ये यहाँ पे रकार नीचे देखिए, अब ये स्वर सहित र का संयोग जब उसके पूर्व आए और स्वर रहित व्यंजन हो तो र के पदेन रूप में ये ऐसे ग्रह उस व्यंजन को जोड़ देते। जैसे यहाँ पे लिखा ग्रह, तो ग प्लस र, तो अब यहाँ पे दोनों में क्या है, अ का साउंड है, तो अब ये र को है ना क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज कर दे ग्रह। ऐसे ग्राम, ऐसे प्रेम, जैसे प प्लस र प्लस ये क्या बना, प्र बन गया, प और र बन के इसको प्रेम। ऐसे ही प्रकाश। ऐसे ही दोस्तों अब अगला जो है जैसे आम्र, न नम्र, इस तरह से जो होंगे वो क्या बन जाएंगे आपके, इनका जो र का साउंड है वो नीचे चले जाएगा। फिर उसके बाद स्वर रहित ट ढ ड ढ के बाद स्वर सहित र जुड़ने पर र पदेन रूप से ऐसे ये वाला साइन बना देगा। जैसे अब यहाँ पे क्या है, ट प्लस र, अब ट ठ ड ड के बाद र आए तो ये क्या होगा, इसका जो र का, र को इस तरह से नीचे लगा दें। मतलब र को लिखने के तीन तरीके, एक तो रकार ऊपर रेफ जिसको बोलते हैं, एक नीचे वाला रकार, और एक ये वाला जिसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, जैसे ट्रेन, ट्रक, ड्रम, ड्रामा। र का यह रूप भी पदेन कहलाता है। र का यह रूप भी क्या कहलाता है, पदेन। जैसे त प्लस र त्र, श प्लस र श्र। उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। सबसे पहले क्या है, स्पर्शी व्यंजन जो क से लेके कहाँ तक है आपके, म तक, क से लेके म तक के जो हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन हैं। फिर संघर्षी व्यंजन जो ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, श श स ह ख फ ज। फिर उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों वो है आपका स्पर्शी व्यंजन में हमने बात करी संघर्षी व्यंजन। फिर स्पर्श संघर्षी व्यंजन मतलब जो स्पर्श भी होते हैं और ऊष्मा भी उत्पन्न करते हैं, च छ झ, च छ ज झ। ऐसे नासिक के व्यंजन जो इनका साउंड नाक से निकलता है, न ड ण न न म। फिर पार्श्विक व्यंजन जो पीछे से साउंड आता है बिल्कुल अंदर से, ल। प्रकम्पी व्यंजन जो हिलता है वर्ड, जैसे र का साउंड क्या होता है, कंपन करता है दोस्तों। उसके बाद फिर अगला है उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजन ड और ढ, ये ध्यान रखना आपको, प्रकम्पी कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा। नासिक में तो आप समझ जाएंगे जो नाक से साउंड आता है। पार्श्विक व्यंजन जो पीछे से आता है। प्रकम्पी व्यंजन जो कंपन के साथ बाहर निकलता है। उक्षिप्त व्यंजन जो ड और ढ है। अर्ध स्वर व्यंजन मतलब जो आधे स्वर के समान व्यंजन है वो है य और व। इसके बाद दोस्तों अगला जो है आपका उच्चारण
में श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के प्रकार। उच्चारण में श्वास कितनी देर तक हम रोकते हैं, तो एक तो होता है अल्प प्राण, महाप्राण। तो अब पहला क्या है, अल्प प्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और अल्प प्राण व्यंजन में प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें व्यंजन आते हैं। जैसे क की लाइन में तीसरा, चौथा और पांचवा। ऐसे ऐसे क, ख, ग, ड, च, छ। तो प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें, पहले, तीसरे और पांचवें, एक, तीन, पाँच, ये चार नहीं, व्यंजन आते हैं। फिर उसके बाद अंतस्थ व्यंजन जो यरलव भी अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, अंतस्थ व्यंजन चार है, यरलव ये अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। ड जो है उक्षिप्त व्यंजन है, इसके हम बात कर चुके। महाप्राण व्यंजन, दोस्तों महाप्राण व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन, दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण व्यंजन कहलाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। वहाँ लिख देगा क, ख, ग, घ में से कौन सा महाप्राण है, तो दूसरा और चौथा जो है आपको महाप्राण, पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण माना जाता है। मतलब 135 और 24, तो आप एक याद रख लीजिए, 2, 4। तो ये क्या है, महाप्राण, और 1, 3, 5 क्या है, अल्प प्राण में शामिल होता है दोस्तों। क, ख, च, छ, ट, ठ, थ, ध और फ, भ इसके अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है वो कौन से, श, स, स, ह, ये महाप्राण व्यंजन है। जैसे एक क्या है, अल्प प्राण है, और ये कौन से आते हैं, महाप्राण व्यंजन में आते हैं। फिर यरलव जो है अल्प प्राण में, ऊष्म व्यंजन क्या है, महाप्राण व्यंजन में आते हैं। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। दोस्तों उच्चारण के आधार पर वर्णों का जो वर्गीकरण किया गया है, सबसे पहले ये आपको टेबल याद रखना अच्छे से। कंठ मतलब गले से जिसका उच्चारण होता है। जैसे अ हो गया आपका, आ हो गया, क, ख, ग, घ, ड, ह एवं विसर्ग, ये क्या है, आपके कंठ, गले से इनका साउंड निकलता है। फिर आता है तालव्य। तालव्य मतलब तालु। तालु में ई, च, छ, ज, झ और ण, य और श, ये क्या है, इनका साउंड आता है तालव्य से या तालु से। फिर आता है आपका मूर्धा और जीभ। अब मूर्धा और जीभ या मूर्धन्य बोलते हैं इसको। जैसे ऋषि, ट, ठ, ड, ढ, ण, र, श, ड और ढ, इनका जो साउंड होता है मूर्धा और जीभ से होता है, इसलिए इसे मूर्धन्य कहते हैं। फिर दंत मतलब दांत से जो टकराती साउंड। जैसे त, जब बोलते ना तो आपकी जब जो टंग है, जीबान, ये किससे, दांत से टकराएगी। त, थ, द, ध, न, ल, स और ज। तो जो वर्ड बोलते समय आपके जबान जो है दांत से टकराए तो कौन से दंत कहलाएंगे। फिर ओष्ठ मतलब जो दोनों ओठों के शेप से चेंज होने से बने। जैसे ऊ करते समय, आपके ऊ बोलते समय क्या होता है, दोनों होठ जो हैं उनका शेप गोल हो जाता है। ऐसे ही ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये जो है क्या है, ओष्ठ मतलब दोनों होठों से इसकी साउंड निकलता है। फिर नासिक के मतलब जो नाक से जिनका साउंड निकलता है, जैसे ड, ण, न, न, म, ये जो है ये कौन से वर्ड हैं जिनका साउंड नाक से निकलता है। फिर कंठ तालव्य, जिसमें कंठ और तालु दोनों होते हैं। ए, इसमें कंठ मतलब अंदर से आवाज़ आती है और तालु भी से बाहर निकलती है। फिर कंठोष्ठ, कंठ और ओठ दोनों के कारण, जिसे ओ बोलते हैं। तो दोस्तों ओ का जो साउंड है ये क्या होता है, कंठ मतलब अंदर से निकलता है और ओठ जो होते हैं उनके गोल होने से ये बाहर निकलता है। फिर आता है आपका दंतोष्ठ, जहाँ दांत और ओठ दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है, जैसे व और फ। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है सबसे महत्वपूर्ण, सारा सारांश पढ़ने के बाद, कि ये जो है उच्चारण के आधार पर वर्णों का